हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका भोलाज गुरुकुल पे। और आज हम साइंस का आगे जो टॉपिक हमने लास्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसके आगे नया सिस्टम लेने वाले हैं हम। कौन सा सिस्टम है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके जी, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? इसे हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, देखिएगा, परिसंचरण तंत्र जीवों में पाया जाता है। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिएगा है क्या ये। तो हमारे अंदर यदि हम बात करें मानव के अंदर कौन सा पाया जाता है इन दोनों में, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम्पल रूप में, तो मानव में हमेशा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जितने भी कशेरुकी हैं सभी कशेरुकियों में भी, सभी कशेरुकी जो हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? बंद। अब बंद का मतलब क्या है और खुले का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिएगा। बंद का तात्पर्य यहाँ पर होता है कि जो खून होता है हमारे अंदर, जो रक्त होता है वो बंद नलियों में बहता है, बंद रक्त वाहिकाओं में बहता है। यहाँ तक डन। चलिए, इसके बाद में यदि बात करें खुले की, कि खुले का मतलब क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि वहां पर जो रक्त बहता है वो बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। इसका मतलब कहाँ बहता होगा? तो बॉडी की जो गुहा होती है, कैविटी होती है, उसके अंदर इधर से उधर आप कह सकते हैं संचरित होता रहता है। डन। तो यहाँ पर बात करें कि इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र है वो किसमें पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आपने कॉकरोच का नाम सुना होगा। कॉकरोच, ठीक है जी, कॉकरोच में, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं, है ना, जितने भी कीट हैं जैसे प्रोन हैं, तो इनमें इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब वाहिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती है। अब यदि हम वाहिकाओं की बात करें परिसंचरण तंत्र में, हम आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स। चलिए, अब ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो मुख्यतः या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, उन दोनों में डिफरेंस भी हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब क्या है? परि का मतलब जैसे पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या आता है कि परिधन आवरण। परि का मतलब चारों तरफ उपस्थित जो आवरण है। परि का मतलब भी यहाँ पर चारों तरफ है। संचरण का मतलब संचरित होना। तो रक्त वाहिकाओं में बहता क्या है? रक्त वाहिकाओं में बहता है रक्त। ठीक है, क्या बहता है? रक्त बहता है। तो हम रक्त वाहिकाओं के बाद में हृदय की संरचना, दोहरा परिसंचरण, ठीक है, रक्त के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम हर चीज देखने वाले हैं। रक्त समूह जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डिटेल से देखने वाले हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है धमनी और एक होती है सिराएं। ठीक है, धमनी और सिरा। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सिरा को हम कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन। और धमनी को हम क्या कहते हैं? तो आर्टरी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं यहाँ पर, समझिएगा। ठीक है, धमनी में सबसे पहली बात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो धमनियां होती हैं, ठीक है जी, धमनियों में इनकी डेफिनेशंस क्या है और सिराओं की डेफिनेशंस क्या है, देखते हैं सबसे पहली बात आगे। धमनी, हमेशा ध्यान रखना, इनकी यदि परिभाषा आपसे पूछ ली जाए, डायरेक्ट परिभाषा पूछी जाती है, तो इनकी परिभाषा क्या होती है? इनकी परिभाषा होती है कि हृदय से रक्त, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं, याद रखिएगा, ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय से रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है, तो धमनी कहलाती है, याद रखना है। और यहाँ पर मैं अभी ट्रिक से बताने वाला हूँ आपको, याद रखिएगा, एक बार समझते जाइए, इसको देखते जाइए, ठीक है जी, समझिएगा। यहाँ पर पूछ ली जाए कि सिराओं की क्या परिभाषा होती है, तो सिराओं की परिभाषा होती है हृदय की और रक्त, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको, लाने वाली रक्त वाहिकाएं।
ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, देखो याद करने के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा है मैंने ले जाने वाली, कितने लेटर्स है यहाँ पर, 3 लेटर्स है, तो आपको याद रखना है 1 2 3 है ना। और लाने वाली आपको याद रखना है, लाने में कितने लेटर्स है, 2, तो आपको याद रखना है सिरा, ठीक है। अब देखिए इसकी यही परिभाषा सबसे बेस्ट है ना। कई बार जैसे कुछ अधूरा ज्ञान होता है तो कई बार इस प्रकार की परिभाषा बता देते हैं। किस प्रकार की परिभाषा मैं बता देता हूँ आपको, कई बार ऐसे बता देते हैं कि वे रक्त नलिकाएं है ना जिनमें कौन सा रक्त पाया जाता है, जिनमें O2 वाला, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है, जिनमें ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, धमनियां। पर ये परिभाषा पूरी 100% सही नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि सामान्यतः, हम क्या कह सकते हैं, ये जो चीज होती है सामान्यतः वाली है, कि सामान्यतः जिनमें ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है ना। ऑक्सीजनित रक्त का मतलब होता है कि जिसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन के मिलने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है, ठीक है। इस रक्त को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित रक्त। और ऑक्सीजनित रक्त को जो हमारी पुरानी एनसीईआरटीज थी उस समय इसी को ही क्या कहा जाता था, इसी को ही हम कहते थे कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त। कई बार आपको ये टर्म मिलेगी, शुद्ध रक्त जिसमें पाया जाता है वो धमनियां कहलाती है। पर ये सामान्यतः है, सामान्यतः इनमें पाया जाता है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पाया जाता है, पर इनका एक अपवाद भी है, इसलिए ये परिभाषा पूरी खरी नहीं उतरती है। इसका अपवाद क्या है तो मैं बता दूं आपको, एक धमनी होती है, कौन सी धमनी, एक धमनी जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, इसमें आपको याद रखना है कि इस पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा रक्त पाया जाता है, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, वी ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। किसमें, फुफ्फुसी धमनी में, है ना, पल्मोनरी आर्टरी में। पर इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये धमनी की परिभाषा एक्यूट, ये सही है। जैसे मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर, है ना, ये हमारा हृदय है, ठीक है जी, ये हमारा हृदय है, ठीक है जी। मैं आपको हृदय की ओरिजिनल स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ, तो लेसन से लेक्चर्स मिस नहीं करिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि हृदय की और रक्त लाने वाली, है ना, वो कौन सी होती है, तो शिराएं होती है, ठीक है। याद रखना है ये दोनों क्या है, शिराएं हैं। और हृदय से रक्त ले जाने वाली, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है धमनियां, ठीक है। यहां तक डन, याद रह जाएगा, यहां तक डन। चलिए, तो इस प्रकार से ही हृदय में ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। चलिए, यहां पर मैं बात करूं कि एक परिभाषा जो वही चीज सेम कॉपी, कि यदि बता दिया जाए कि सामान्यतः जिनमें कौन सा रक्त पाया जाता है, वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। वी ऑक्सीजनित रक्त का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं आपको। वी ऑक्सीजनित रक्त का मतलब होता है जिसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, ऐसा रक्त वी ऑक्सीजनित रक्त कहलाता है। और सामान्यतः शिराओं में वी ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। और वी ऑक्सीजनित रक्त हम कहते किसे हैं, जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो, CO2 की मात्रा ज्यादा हो, और CO2 की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। चलिए बताऊंगा, ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होती है, CO2 बताऊंगा, HCO3 माइनस आयन के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। इस ऑक्सीजनित रक्त को कभी कभी, जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी एनसीईआरटी में इसे हम क्या कहते थे, इसे अशुद्ध रक्त भी कहते थे, ठीक है। चलिए, इससे ही हम कहें कि इसकी परिभाषा ये पूरी खरी क्यों नहीं उतरती है, क्योंकि शिराओं में भी एक ऐसी शिरा है, मतलब शिराओं में अपवाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न ऑप्शन में जिन ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो निम्न में शिराओं में अपवाद कौन सी रक्तवाहिका है, तो आप क्या बताएंगे, शिराओं में अपवाद कौन सी है, तो एक होती है फुफ्फुसीय शिरा। देखिए, फुफ्फुस से संबंधित धमनी और शिरा दोनों ही अपवाद है। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं
पल्मोनरी वेन। अब अपवाद क्यों है? क्योंकि जैसे यहाँ फुफ्फुस शिरा में उल्टा है ना, विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस फुफ्फुस शिरा में कौन सा रक्त पाया जाता है? ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। बाकी सामान्यतः ऑक्सीजनित रक्त किसमें पाया जाता है? धमनियों में पाया जाता है, पर शिरा होते हुए फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। यहां तक डन है, ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है धमनियों और शिराओं में कि जो धमनियां होती हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि हृदय से रक्त ले जाने वाली रक्त नलिकाएं धमनियां होती, तो इसका मतलब हृदय जैसे ही पंप करता होगा, है ना, धक 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 धक, जैसे ही पंप करता होगा तो जो रक्त होता है वो कहां पहुंच जाता है? धमनियों में पहुंचता है। इसका मतलब धमनियों में प्रेशर क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब यहां पर, कहां पर? धमनियों में रक्त दाब, धमनियों में क्या होता है? अधिक होता है। रक्तदाब का मतलब, अच्छा रक्तदाब को हम कभी कभी रक्तचाप, जैसे सामान्यतः रक्तचाप ही कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? बीपी, है ना, अधिक होता है। बीपी क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हृदय जैसे ही पंप करता है तो रक्त कहां पहुंचता है? हृदय में। अच्छा यहां पूछ लिया जाए आपसे कि शिराओं में ऐसा कैसे होता है, क्या होता है, तो यहां पर आपको याद रखना है रक्तदाब शिराओं में अपेक्षाकृत, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल धमनियों से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यहाँ पर बीपी क्या होता है? यहाँ पर बीपी क्या है? अधिक है, तो यहाँ पर बीपी क्या होता है? इसकी अपेक्षा कम होता है। चलिए, अच्छा इसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, पर हृदय तो पंप कर रहा है, तो धमनियों में जो रक्त। अच्छा एक और बात बता दूं यहाँ पर, ठीक है, रक्तदाब को अपन कह सकते हैं रक्तचाप भी कह सकते हैं। दूसरी बात नेक्स्ट अंतर और क्या होता है, अब मैं बात करूं कि जिसमें दाब अधिक होगा, जिन नलिकाओं में दाब अधिक होगा, तो आप समझिए मैं एक एक का साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, एक एक का साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं कि ऐसी संरचना क्यों होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं कि धमनियों में बीपी अधिक होता है, तो इसका मतलब ये जो नलिकाएं हैं इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए, नहीं तो अधिक बीपी या प्रेशर के कारण फट जाएगी, है सही। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसकी, धमनियों की जो भित्ति होती है, भित्ति का मतलब दीवार, वो क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, क्या होती है? मोटी होती है। और यहाँ पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शिराओं की दीवारें किस प्रकार की होती है, तो शिराओं की भित्ति क्या होती है? अपेक्षाकृत क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं मैं आपको कि जो शिराएं हैं, धमनियां हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। देखिए बताता हूं आपको यहाँ पर, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं बात करूं कि ये धमनी है, ठीक है, ये धमनी है, और इस धमनी की जो दीवार है वो बहुत मोटी है। ठीक है, दीवार मोटी है। एक्चुअली जितनी भी रक्त वाहिकाएं होती है इसमें 3 लेयर्स पाई जाती है ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, तो मुख्यतः मोटाई जो होती है वो मिडिल लेयर की होती है, ट्यूनिका मीडिया की होती है ना, इसमें 3 लेयर्स होती है, इसमें ट्यूनिका मीडिया बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, इसके कारण इसकी दीवार क्या हो गई? मोटी हो गई। पर यदि मैं यहाँ पर शिराओं की बात करूँ, है ना, जो शिराएं हैं उन शिराओं की जो दीवार होती है वो क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, इनकी दीवार क्या होती है? पतली। देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर रक्त का प्रेशर कम है, यहाँ पर भित्ति मोटी क्यों चाहिए? और एक और बात बता दूं कि यहाँ पर बता दूं कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ उपस्थित होती है। देखिए यहाँ पर आपको साइंटिफिक रीजन पता चलेगा कि इनकी लोकेशन जो उपस्थित होती है हमारे शरीर में, वो भी, उसका भी साइंटिफिक प्रूफ है। देखिए क्या है, जो धमनियां होती है, धमनियां हमेशा त्वचा की गहराई में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? त्वचा की गहराई में स्थित होती है। और शिराएं, आपको याद रखना है, शिराएं हमेशा त्वचा की सतह पर स्थित होती है, त्वचा की सतह पर। अब इसका साइंटिफिक रीजन सुन लीजिए जल्दी से, फास्ट, है ना। जो आपको ये ऊपर जितनी भी प्रकार की ये नलिकाएं दिख रही है ना, ये हरी हरी नीली नीली नलिकाएं दिख रही है, ये नलिकाएं सारी की सारी क्या है? शिराएं, जिनमें
हम जब भी आईवी इन्फ्यूजन या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन करवाने जाते हैं, कभी बॉटल चढ़वाने जाते हैं, आपको पता हो ग्लूकोज की, तो वो इन्हीं नलिकाओं में चढ़ती है। यहाँ तक डन है, ठीक है। क्योंकि इनमें प्रेशर कम होता है तो पिक यदि हम करते हैं, इसमें प्रिक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लीडिंग कम होती है ना, चांसेस कम होते हैं। और ये त्वचा की सतह पर पाई जाती है, ये तो पता ही है आपको। और धमनियां त्वचा की गहराई में पाई जाती है, मतलब ये अंदर हम कह सकते हैं कि अंदर डेप्थ में होती है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या है तो बता दूं। धमनियों में प्रेशर अधिक है, ठीक है, प्रेशर अधिक है। यदि ये सतह पर उपस्थित होती तो ऐसी स्थिति में होता क्या, ऐसी स्थिति में जब भी कभी माना कि ऐसा ना हो पर कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया या दुर्घटना हो गई, तो ऐसी स्थिति में यदि ये सतह पर होगी तो तुरंत अधिक दाब के कारण जैसे ही हृदय पंप करेगा, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रक्त शरीर से बाहर बह जाएगा। तो यहाँ पर ये इसलिए कहाँ होती है, गहराई में होती है, और ये कहाँ होती है, सतह पर होती है। इनकी दीवार पतली होती है, इसलिए इजीली अंदर इंजेक्शन की जो निडल है वो चली जाती है। डन। चलिए, त्वचा की सतह पर होती है और त्वचा की गहराई में होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और क्या इनमें अंतर है देखिएगा। यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको कि इनके अंदर का आप देख ही पा रहे होंगे कि जो अंदर का जो खाली स्थान है, इनके खाली स्थान, ये जो खाली स्थान है इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। खाली स्थान इसके भी अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धमनियों का जो ल्यूमेन होता है वो ल्यूमेन क्या होता है, वो ल्यूमेन सकरा होता है। कैसा होता है, सकरा। सकरा का मतलब कैसा होता है, नैरो होता है। डन। और यदि हम बात करें यहाँ पर कि इसका ल्यूमेन कैसा होता है, तो आप देख ही पा रहे हैं इसका ल्यूमेन वाइड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिराओं का जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, वाइड होता है, या अधिक होता है, या चौड़ा होता है। यहाँ तक डन। क्यों है उसका भी रीजन पता चल गया कि जिसकी दीवार क्या है, मोटी है, और इसकी दीवार पतली है। और आपने फिजिक्स के नियम के अकॉर्डिंग तो पढ़ा ही होगा कि यदि जो ल्यूमेन है वो ज्यादा सकरा हो, कोई नली यदि उसको पतला कर दिया जाए तो उसमें जो बहने वाली चीज है उसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि जब हम पौधों को पानी देते हैं तो नली नॉर्मली आपने वाइड कर रखी है, कुछ नहीं नॉर्मली दे रहे हैं, तब तक तो ठीक है ना। पर जब आप उसका मुंह क्या कर देते हैं, सकरा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रेशर बढ़ जाता है। सेम वही चीज है कि यहाँ पर देखो, मैं लिंक करके याद करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका जो ल्यूमेन है वो कम सकरा होता है, कम चौड़ा होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीपी भी क्या होता है, अधिक होता है। ये सब एक दूसरे से संबंधित चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर एक और अंतर है जो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। एक और अंतर क्या है, यहाँ पर एक और अंतर है कि जो धमनियां होती है ना, जो धमनियां होती है, धमनियों में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कपाट या वॉल्स सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और यहाँ पर कपाट या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में वॉल्व्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसका रीजन क्या है ये बताता हूं मैं आपको, है ना। देखिएगा, अभी तक हमने सुना कि ये हमारा हृदय है, और जैसे यहाँ पर हृदय है ना बाईं ओर, जैसे ये पंप करता है तो रक्त कहाँ पहुंच जाता है, धमनियों में। तो धमनियों में तो प्रेशर के कारण रक्त बह जाता है, पर रक्त पूरे शरीर में चला तो गया। सप्लाई कौन कर रही है, धमनी, है ना, धमनी कर रही है। अब रक्त पहुंच तो गया, ठीक है, पर वापस जैसे माना कि यहाँ पर मेरे पाँव के थंब तक पहुंच गया है, अब वापस भी चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में कहीं और जगह मोटर या पंप थोड़ी लगी कि वो ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिराओं में ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं, सिराओं के ल्यूमेन में ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो क्या करवाती है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कपाट की संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है, कपाटी संरचनाएं पाई जाती है, कपाट पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिराओं में क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं, और इन कपाटों से या इन वॉल्व से ही धीरे धीरे खिसकता रक्त ऊपर की ओर प्रवाहित होता है या बहता है, क्योंकि वहां पर अंगों में या कोशिकाओं में कोई प्रकार की पंपिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ कपाट पाए जाते हैं। और यहाँ पर कपाटों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रेशर अधिक है तो वो ऑटोमेटिक रक्त वहां पर बह रहा है। देखिए फास्ट रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धमनियां जो होती है वो धमनियां क्या कार्य करती हैं, तो वो हृदय
से रक्त ले जाने का कार्य करती है, मतलब हृदय से रक्त ले जाती है जब हृदय पंप करता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि हृदय की और रक्त लाती कौन है, तो लाने वाली नलिकाएं कौन सी होती है, शिराएं होती है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार की नलिकाओं में सामान्यतः ऑक्सीजनित रक्त या शुद्ध रक्त पाया जाता है, या ऑक्सीजन वाला रक्त पाया जाता है, या HbO2 वाला या ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त पाया जाता है, तो कौन सी होती है, धमनियां होती है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जो शिराएं होती है उसमें सामान्यतः किस प्रकार का रक्त होता है, तो वी ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है, CO2 वाला रक्त उपस्थित होता है ना, ठीक है जी। बाइकार्बोनेट्स आयन वाला रक्त उपस्थित होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सामान्यतः शिराओं में रक्त तो कौन सा होता है, ऑक्सीजनित वाला होता है, पर एक अपवाद भी है, तो अपवाद स्वरूप धमनियों में क्या होती है, कौन सी धमनियां होती है, तो फुफ्फुसीय धमनियां, पल्मोनरी धमनियां होती है, जिसमें कौन सा रक्त होता है, तो वी ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिराओं में अपवाद क्या है, तो शिराओं में अपवाद कौन सा होता है, फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन हो गया, जिसमें कौन सा रक्त उपस्थित होता है, तो फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजनित रक्त उपस्थित होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्तदाब किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं में अधिक होता है, तो धमनियों में अधिक होता है, और किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं में रक्तदाब सामान्यतः धमनियों की अपेक्षा कम होता है, तो किसमें होता है, शिराओं में होता है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्तदाब यहाँ पर अधिक क्यों होता है, तो हृदय जैसे ही पंप करता है तो हृदय से रक्त ले जाने वाली कौन होती है, धमनियां होती है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रक्तचाप या रक्तदाब या बीपी हम कहें तो वो अधिक होता है। और शिराओं में ऐसा कुछ नहीं है, शिराएं लेकर आती है, ले जाती नहीं है, मतलब पंपिंग के थ्रू यदि उसमें रक्त नहीं आ रहा है तो शिराओं में रक्तदाब उसकी अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और रक्तदाब कम होने का एक कारण होता है कि यहाँ ल्यूमेन भी क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है, तो जिनका ल्यूमेन, जिन नलिकाओं का ल्यूमेन चौड़ा होता है फिजिक्स के नियम के अनुसार, उनमें रक्तदाब भी क्या होता है, मतलब नॉर्मली दाब क्या होता है, कम होता है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धमनियों में रक्तदाब अधिक है, डेफिनेटली अधिक है। अच्छा, धमनियों की भित्ति जो होती है वो क्या होती है, अधिक मोटी होती है। धमनियों की भित्ति मोटी क्यों होती है, इसका रीजन पूछ लिया जाए, क्योंकि रक्तदाब यहाँ पर अधिक है, और रक्तदाब अधिक है इसलिए भित्तियों का मोटा होना बहुत जरूरी है। और यदि क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर भित्तियां क्या होती है, तो पतली होती है, जो भित्ति होती है, दीवार होती है शिराओं की, वो पतली होती है, वेन की दीवार पतली होती है। अच्छा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीपी कम होता है, तो इतनी दीवार ज्यादा मोटी की जरूरत भी नहीं है। और इसके साथ साथ में ल्यूमेन चौड़ा होता है, तो ल्यूमेन में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर से रक्त, अच्छा रक्तदाब कम है तो प्रेशर से रक्त नहीं बहेगा, तो रक्त जो होता है वो प्रवाहित किस प्रकार से होगा, तो कपाटों की सहायता से वो आगे से आगे रक्त प्रवाहित होता है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और यहाँ पर कपाट क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि रक्तदाब ऑटोमेटिक है, यहाँ पर रक्त प्रवाहित होने के लिए रक्तदाब काम करता है, तो कपाटों की जरूरत नहीं होती है, इसलिए धमनियों में सामान्यतः कपाट अनुपस्थित होते हैं, और शिराओं में कपाट क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धमनियां शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो त्वचा की गहराई में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका रीजन आपको बता दूं कि माना कि किसी की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब चोट लगती है तो ऐसा नहीं हो कि धमनियां यदि कहां पर उपस्थित हो, ऊपर उपस्थित होती, माना कि, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, धमनियां जल्दी से क्या होती, डैमेज होती, और डैमेज होते ही पूरा के पूरा रक्त, क्योंकि रक्तदाब क्या है यहाँ पर धमनियों में अधिक है, तो तुरंत जैसे ही हृदय पंप करता और रक्त कहाँ बह जाता, पूरा शरीर से बाहर बह जाता। इसलिए यहाँ पर जो धमनियां होती है, धमनियों के जो स्थिति बनाई है गॉड ने, वो कहाँ बनाई है, त्वचा की गहराई में बनाई है। अच्छा, यहाँ पर जो शिराएं होती है त्वचा की सतह पे पाई जाती है, उसका रीजन क्या हो गया, उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम, आपने सुना होगा कि जब भी जैसे हमें कहीं कभी बॉटल की ग्लूकोज की जरूरत होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, चढ़ाने जाते हैं, या इंजेक्शन जो आईवी इंजेक्शन लगते हैं, है ना, आईवी इन्फ्यूजन जो होता है वो भी शिराओं में होता है। तो आपको देख लीजिए कि यहाँ पर ये कहाँ होती है, उपस्थित होती है, जो आपको ये ऊपर दिख रही है जितनी भी ग्रीन ग्रीन है ना, ठीक है, ये क्या है, आपकी शिराएं हैं। चलिए, यहाँ पर ल्यूमेन क्या है, सकरा है, यहाँ पर ल्यूमेन क्या है, चौड़ा है। इस प्रकार से आपको बता दूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ये जो रक्त वाहिकाएं होती है, बंद है ना, बंद परिसंचरण तंत्र में, या हम कह सकते हैं कि क्लोज वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो मानव या सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, उनमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती है। और इन्हीं रक्त वाहिकाओं को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो दोहरा परिसंचरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे
क्वेश्चंस बनते हैं उसमें ये दोनों ही काम आने वाली है। ठीक है जी, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं समझाने वाला हूँ कि हृदय में रक्त कैसे आता है, कैसे जाता है, किस किस प्रकार की नलिकाएं यहाँ पर उपस्थित होती है, वो पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए लेसन से, और इस प्रकार से आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपको साइंस का सिलेबस के साथ साथ में अन्य विषयों से संबंधित क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुकी है, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आपको तीनों प्रकार की हिस्ट्री मिलेगी, प्री हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा जियोग्राफी भी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको डाटा पूरा आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। थैंक यू।